के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने द्रास में पार्टी के एक जलसे में शिरकत की। द्रौपदी कुंड द्रास पहुंचने पर एनसी कारकुनों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी करगिल में एनसी और दीगर जमातों के अलायंस से खौफजदा है और अब वो मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि करगिल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव निशान हिल को कोई खत्म नहीं कर सकता। नासिर असलम वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद थे। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि सोनमर्ग से द्रास के सफर के दौरान उनकी सिक्योरिटी को जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से वापस लिया गया। उन्होंने लोगों से एनसी कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। कोलिशन अच्छी बात है कि हम मिलके यहाँ पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा पैगाम यहाँ से जाए जिससे कि पूरे मुल्क को पता चले कि करगिल के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। और जो हमें श्रीनगर में बैठ के रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत ही बेहतरीन कामयाबी इस कोलिशन के उम्मीदवारों की होगी, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए आप देखें जहां ये तंग कर सकते हैं करते हैं। अब इलेक्शन में ये कैंडिडेट्स को आने नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अब हम कैंडिडेट्स के बिना जलसा करेंगे। ये सिक्योरिटी नहीं लाने देते हैं, चलें अब हम सिक्योरिटी के बिना भी कर लेंगे। अगर ये हमें यहां भी आने नहीं देते तब भी टेलीफोन के जरिए हम अपना कैंपेन करके कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करते, क्योंकि इन लोगों के लिए जो है आज कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आप मसरूफ है, एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी वापस की गई, तो मैडम अब ये इसकी क्या कहते? मुझे कोई गम नहीं है ना, हालात हैं ऐसे, और जिनके साथ लोग हों और जिनका पूरा भरोसा अल्लाह ताला पे हो उनको सिक्योरिटी के बारे में ज्यादा गम नहीं है। मैंने कभी इस चीज की परवाह नहीं की, आज भी नहीं करता हूं, कल जाके भी नहीं करूंगा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के चीफ तर्जुमा रविंद्र शर्मा ने वादी कश्मीर के कुछ लीडरों को पार्टी की तरफ से जारी करदा ताजा शो कॉज नोटिस के बाद बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि बीजेपी में लड़ाई अपने उरूज पर है। देखिए, दूसरी पार्टियों पे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत टिप्पणी करती है, लेकिन उनके अंदर तो बोलने की इजाजत ही नहीं है। दर्जन बार लोगों को उन्होंने पिछले दिनों नोटिस दिए थे, 8 लोगों को आज नोटिस है, क्योंकि जब लोग दूर के डोल सुहाने जब बीजेपी के अंदर जाकर के देखते हैं, उनकी नीतियां देखते हैं, खासकर कश्मीर के लोग भी और बाकी भी, और वहां पे तो सफोकेशन महसूस करते हैं, क्योंकि बोलने की इजाजत नहीं है। कई चीजें जो गलत हो रही हैं वो लोग पार्टी मीटिंग में जब हाईलाइट करते हैं उसको ये बगावत समझ के उनके खिलाफ कार्रवाइयां करते हैं। आगे भी ऐसे हुआ है, क्योंकि वहां बोलने की इजाजत बीजेपी में नहीं है। ये इंटर पार्टी डेमोक्रेसी सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, 140 साल पुरानी पार्टी है। यहाँ लोग कहीं अलग मुख्तलिफ राय भी देते हैं, रखते भी हैं, लेकिन नीति तो हुआ जो पार्टी की पॉलिसी होती है। तो इनके अंदर बगावत के सुर ही नहीं है, बहुत बड़ी बगावत है। जम्मू में भी बगावत है, हमको खबरें हैं सारी, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इस वक्त सारे खामोश हैं, क्योंकि खास करके केंद्र सरकार की और जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की नीतियां रही हैं। जम्मू कश्मीर में 5 साल से ज्यादा हो गया चुनाव नहीं, जम्मू कश्मीर में हर चुनाव मुलतवी पोस्टपोन किया जाता है, रेफर किया जाता है, और यहाँ पे लोगों की समस्या बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई है। अक्सर जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं वो ये मामले जो हैं वो उठाते होंगे, और हमको ये खबर है कि बहुत नाराज है लोग, तो इनसे हैं ही, लेकिन जो लीडरशिप है वो भागना चाहती है, और इसलिए जब इनको भनक लगती है, इसलिए हम समझते हैं कि बीजेपी सत्ता के बल पे चल रही है, लेकिन सत्ता के बगैर ये नहीं चलेगी, और यहाँ पे लोग जो हैं वो नाराज हैं। बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कहती है कि हम इंडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे इंडिसिप्लिन होता था, उन्होंने खुद ही मीटिंगें की थी पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, हालांकि उनका अपना पार्टी का अपना एक प्रोसेस है, लेकिन कांग्रेस क्या समझती है कि क्या बीजेपी में वो डिसिप्लिन रहा जो पहले? देखिए, बात डिसिप्लिन की नहीं है, बात ये होती है कि जो लोग नीति से नेतृत्व से सेटिस्फाई हों वो कोई रिवोल्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बोलने की इजाजत नहीं है। अगर लोगों की समस्या को उठाता है उसके लिए बीजेपी में जगह नहीं है। जो आम लोग कहते हैं वो अगर पार्टी के मंच पे भी और अंदर भी मीटिंग में कहते हैं तो उनको बर्दाश्त नहीं किया जाता। बाकी ये उनका इंटरनल मैटर है, हम नहीं जानते क्या वजूहत है, लेकिन वो तो सब पे बहुत टिप्पणियां करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी, यही बात अगर कहीं कांग्रेस में या किसी में हुई होती
तो आज तक शोर मचाया होता। हम उस पर चर्चा नहीं करते, लेकिन ये हम जानते हैं कि उनके अंदर बहुत बगावत है, बहुत नाराजगी है, लोग डिससेटिस्फाइड हैं और इसलिए आप उसको पर्दादारी के तो नाम पे डिसिप्लिन का नाम दिया जाता है। कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और कश्मीर यूनिट में जिस तरह से बगावती सुर दिख रहे हैं वो इसका इंडिकेशन है कि बीजेपी की कथनी और करनी में फर्क है और ये पार्टी दूसरों पर तो टिप्पणी करती है लेकिन अंदर खाने इस पार्टी में भी अच्छा नहीं चल रहा है। कैमरामैन साहिबा के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर कश्मीर के 8 लीडरों की वजह बताओ नोटिस जारी किया है। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुनासिब तहकीकात के बाद कुछ रहनुमाओं को वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मामले को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। रैना ने कहा कि कोई भी पार्टी से बालातर नहीं है और पार्टी का हर लीडर और कारकुन डिसिप्लिन और पार्टी कवानीन पर अमल करने का पाबंद है। जम्मू में ओपोजिशन जमातों की होने वाली मीटिंग पर तबसरा करते हुए रविंद्र रैना ने ओपोजिशन जमातों को डूबता हुआ जहाज करार दिया। पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है, असूलों के ऊपर और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असूल हैं। हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी इन तमाम चीजों को देखती है और यहां कहीं इनडिसिप्लिन की बात आती है वो इस किस्म के एक्शन लेती है और फिर पार्टी को रेकमेंड करती है एक्शंस के लिए। अभी कुछ नोटिस इशू किए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी पार्टी के लीडर्स इनडिसिप्लिन में मुलव्वस हों, अनुशासनहीनता में कोई मुलव्वस हो। मिलकर काम करें, एक सबको साथ लेकर काम करें। हम पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं। इसलिए अगर कहीं किसी को कोई शिकायत या इस प्रकार का मामला आता है तो डिसिप्लिनरी कमेटी वो इस किस्म की कार्रवाई करती है। पहले भी हुई है। उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि जो मामलात वहां हुए हैं उसके क्या कारण थे और उसकी वो डिटेल पार्टी को देंगे, डिसिप्लिनरी कमेटी को देंगे। लास्ट में जो ऑल पार्टी मीटिंग अब बुलाई गई है अपोजिशन पार्टी की 3 तारीख को, क्या आपको नहीं लगता है कि ये आपके, क्योंकि वो बड़े ही जो है कटाश कर रहे हैं बीजेपी पे, चाहे यूएलबी के इलेक्शन, और इस जो मीटिंग है उसको उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये अपोजिशन के लोग जिनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है, जब ये सरकार में थे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं, और आज जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत होता है, तो इन्हें परेशानी होती है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ये जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज ये गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं। अपोजिशन वाले कहते हैं कि देखिए यूएलबी के इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं, पंचायत के नहीं, आप ये सिक्योरिटी का जो कहते हैं कि अमन है उसका ढोंग कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे। इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। सरकार का काम होता है इलेक्शन कमीशन की जो भी जरूरतें हैं, इलेक्शन कराने के लिए जो जरूरी साजो सामान इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो मुहैया कराना। इलेक्शन की अनाउंसमेंट ना तो पॉलिटिकल हो सकती है ना सरकार की तरफ से होती है। उसके लिए एक इदारा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन फैसला करे, बीजेपी तैयार है, हम तैयार हैं। मैं तो शहरी इलेक्शन हो, पंचायत इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो और उसके साथ साथ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तैयार। मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर की आवाम बीजेपी को सपोर्ट करेगी और बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। मैं तैयार हूं इलेक्शंस के लिए। अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडप में मुल्क के सैकड़ों ब्लॉक्स के लिए एक हफ्ता तवील खसूसी प्रोग्राम संकल्प सप्ताह का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों के मयार जिंदगी को बढ़ाने के लिए ब्लॉक की सतह पर इंतजामिया को बेहतर बनाना है। इसे मुल्क के 329 अजला के 500 ब्लॉक्स में लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर के मनकोट की टीम से भी तबादले ख्याल किया। शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। देश में पिछले कुछ वर्षों में कार्य हुए हैं, किस प्रकार हमारा जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुखातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है। मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से हूँ। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है? क्योंकि वहां तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर से पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में एलओसी पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये एलओसी की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी, माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। गुलाब जामुन करो। यूएन में इंडिया के पाकिस्तान को घेरने पर यूएन एम्बेसडर ने कहा वो कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरू में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी।
पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने को लेकर राजबाग श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते दिखे। सुखू सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर, सभी पर शांति भंग करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। हिमाचल प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए शिमला के गेटी थिएटर में रोजगार मेले का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में 110 युवाओं को बांटे गए नियुक्ति पत्र। ब्रेक के बाद आपका इल्जाम लगाया है। एक ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि उन्हें कुलगाम के कांसलो कुंडा इलाके के रिहायशियों की तरफ से 9 RR कैंप के फौजियों की तरफ से मुबैना तौर पर हरासा किए जाने के बारे में परेशान कुन कॉलें मौसूल हुई हैं। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं कि इस बात पर भी तशवीश है कि वो नौजवानों को आर्मी कैंप में बुला रहे हैं और उन्हें मुफ्त में मजदूरी करने पर मजबूर कर रहे हैं। महबूबा ने मजीद लिखा है कि जीओसी अवंतीपुरा बलबीर सिंह से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन तशवीशनाक इल्जामात पर गौर करें और अगर सच है तो इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बल्ती सकाफत में हर साल 2 फेस्टिवल मनाए जाते हैं, यानी 21 मार्च को जश्न नवरोज और 21 सितंबर के बाद जश्न स्प्रिंग। गैंग कल्चर एंड आर्ट एकेडमी यूटी लद्दाख की जानिब से तुर्तुक ब्लॉक में जश्न ई स्प्रिंग गैंग के 2 रोजा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल का पहला जश्न बोगडांग में मनाया गया। गुलाम मेधी एग्जीक्यूटिव काउंसिल LHDC लेह करगिल और लेह कल्चरल एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर सिवांग पालचूर और नासिर अहमद मेहमान खसूसी मौजूद रहे। मेहमान बाल्ती लोक मौसीकी के लोग 7 घोड़े पर सवार होकर पोलो ग्राउंड गए थे, जिसे बल्ती जबान में लामजून कहते हैं। फौज की 4 लद्दाख स्काउट से प्रोग्राम के तमाम इंतजाम बशमूल नाश्ता और लंच किया और इस प्रोग्राम में लेह और करगिल के फनकारों ने भी शिरकत की। पोलो मैच बोगडांग के खिलाड़ियों के दरमियान खेला गया। लोगों ने बल्ती लोकगीत, रक्स और महफिल-ए मुशायरा भी मुनक्किद किया, उसमें शिरकत भी की। न्यूज 18 ने इस खसूसी प्रोग्राम के बारे में डिप्टी डायरेक्टर ले सिवांग पॉलजूर और बोगडांग के नंबरदार मोहम्मद मूसा से खास बातचीत की। इसको ऑर्गेनाइज करने का मोटिव ये है कि ये बल्टी कल्चरल को आगे प्रमोट करने के लिए इसमें जो है हमारा बल्टी लैंग्वेज और हम लोग का पहनना और हम लोग का नाच गाना कैसे होता है, ये बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे होता था। इसको हम शहरन कहते थे, जो पोलो ग्राउंड है, तो उसमें हमारा बुजुर्ग लोग इसमें कहते थे, करते थे पहले। तो अभी ये काफी दिन से जो है ये हो नहीं पा रहा था, तो अभी जो है फिर से हम इसको बल्टी कल्चरल को फिर प्रमोट करने के लिए, ये स्पंदन के टाइम पे होता था तो उस टाइम पर हम कर नहीं सका, क्योंकि उस टाइम पर हमारा रिलीजियस मसला था, मुहर्रम हुआ था। इसलिए जो है इसको एक्सटेंड करके मुहर्रम के बाद जो है हमने इस प्रोग्राम को किया है। हर कोई बच्चा इस गाने को गा नहीं सकता है, बल्टी जो गाना जो गजल वगैरह जंगलू बोलता है उसको, तो इसलिए जो है कोई बच्चा इसमें वो मतलब उस चीज को गा पाता है, लेकिन समझ तो सब सकता है। इसलिए जो है सब जो है जो अभी बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे, उनसे जो है सीख करके रखना चाहिए इसको। तो हम यही चाहते हैं कि हमेशा आगे जो है इसको हमारे बच्चे लोग लेके जाए इसको। पिछले कई सालों की मेहनत के बाद आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि बोगडांग का जो हिस्टोरिक पोलो ग्राउंड जिसको हम शगारन बोलते हैं, वो आप देखिए लोगों से खचाखच भरा हुआ है। भरा हुआ ही नहीं है, सबके दिल में भी जोश और उमंग से भरा हुआ है। ये हम चाहते थे। अब देखिए, मैं तो यही कहूंगा, जो सपने मिल के देखा था कि
बोगदंग जैसे गांव में, तुर्तुक जैसे गांव में भी लोग आए, तहजीब तमद्दुन की बातें करें। हम कब तक डेवलपमेंटल, जो फिजिकल डेवलपमेंटल है, उसमें उलझा के रहेंगे? तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। बच्चों को देखिए कितना खुश है। तो जो हम बहुत सारी चीजें जो सकाफत के नाम पे था, कल्चरल के नाम पे था, ट्रेडिशन के नाम पे था, जिनको हम थोड़ा बहुत नजरअंदाज किसी वजह से कर रहे थे, हम चाहते हैं लोग उसको भी देखें। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा सब कुछ ऐसा ही हो, हूबहू हो। वक्त के साथ हमको चलना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा, लोगों को वक्त के साथ चलना सीखना पड़ेगा। बावजूद इन सब के बावजूद हम चाहते हैं ट्रेडिशन भी रहे, मॉडर्नाइजेशन भी रहे और सकाफत भी बचा रहे, तमद्दुन भी बचा रहे। लोगों के दिलों पे जो चेहरे पे वो मुस्कुराहट जो हमारे लद्दाखियों का पहचान है, वो कभी खत्म ना हो, ये हम चाहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, आज यहाँ पे स्पंगंग फेस्टिवल मनाया गया, जो कि 21 सितंबर के बाद मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल आज यहाँ पे लेह और कारगिल से बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिए। और इसी के साथ साथ तुर्तुक से भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए थे, जिन्होंने यहाँ पे बस्ती कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम के बारे में हमने बातचीत की डिप्टी डायरेक्टर कल्चरल एकेडमी थेवांग परिजोर से, और इसी के साथ साथ जो नंबरदार से हमने इस प्रोग्राम के बारे में बातचीत की। और इसी के साथ साथ बने रहिए बोगदंग से हसीना बानो के साथ, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख। छिंदवाड़ा जिले भलीसा में घास पर दो भाइयों के दरमियान लड़ाई का मामला सामने आया। लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि छोटे भाई इम्तियाज अहमद ने अपने बड़े भाई पर डंडे से वार किया। इम्तियाज पुलिस में बतौर SPO काम कर रहा था और उसका बड़ा भाई इश्तियाक अहमद सरकारी स्कूल में एक टीचर है। जख्मी शख्स को ठाठरी अस्पताल से SDH गंधू रेफर किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इस मामले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। SDPO गंधू आदिल रेशू का कहना है कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। कानूनी लवाजमात और पोस्टमार्टम के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया है। हमारे साथी फिरदौस इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरदौस, बहुत ही अफसोसनाक मामला पेश आया है, एक भाई ने अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। हाँ जी, देखिए ये आज सुबह 7:30 और 8 बजे का वाक़ा है कि एक जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो था, जिसका नाम इम्तियाज अहमद है, उसने अपने बड़े भाई जो इश्तियाक अहमद वानी, जिसका नाम था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एज ए टीचर के सरप्राइज अंजाम देते थे उसी नियर बाई स्कूल में। तो आज अलल सुबह उनको घाव पे लड़ाई होती है और उसके बाद लड़ाई इतनी नौयत इख्तियार कर गई, इतनी ऊपर चली गई कि छोटे भाई यानी इम्तियाज ने बड़े भाई इश्तियाक को जो है सर पर एक डंडे से मारा और उसके बाद उस इश्तियाक अहमद को जो है वो नियर बाई हॉस्पिटल SDH गुंदो रेफर किया गया। वहां उसका फर्स्ट एड दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है उसको डॉक्टर्स ने वहां से रेफर किया क्योंकि बड़ी ग्रीवियस इंजरी थी, बड़ी उसको बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी। उसके बाद उसको ठाठरी हॉस्पिटल रवाना किया गया। उसके बाद ठाठरी में उसको जो है डॉक्टर्स ने डिक्लेयर डेड किया। उसके बाद जो है इस वक्त डेड बॉडी जो है SDH गुंदो में जो है उसका पोस्टमार्टम हो रहा है और बताया जाता है, अभी हमारी गुंदो जो SDPO गुंदो हैं आदिल रेशू, उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि इम्तियाज अहमद को भी गिरफ्तार किया गया। उसकी मिसिज जो है, उसकी बीवी जो है यानी नाजिया बेगम, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और एक और बच्चे को जो है उस FIR में जो है लगाया गया है, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों मुलजिम जो है उनको इस वक्त गिरफ्तार। लेकिन इस वक्त इलाके में अगर देखा जाए एक बड़ा गम गुस्सा का माहौल है, क्योंकि 3 महीने पहले अगर देखा जाए यहाँ इसी किस्म का एक हादसा रौनमा हुआ था, जिसमें एक बंदे ने अपनी ही रिलेटिव को जो है कुल्हाड़ी से मार के उसको हलाक कर दिया था और ठीक 3 महीने बाद आज फिर यह हादसा रौनमा हुआ। लेकिन इलाके में अगर देखा जाए एक गमा गुस्सा पाया जाता है उन लोगों के खिलाफ, क्योंकि बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है ये। और घात पे जो है एक बंदे ने और वो भी सगे भाई ने अपने भाई की जान ली। जी बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। भाई ही जो है अपने भाई की जान का दुश्मन बन गया और उसकी जान ले ली, और सिर्फ चंद चीज़ों की वजह से, चाहे घास हो या ज़मीन के मामले हम देखते हैं, तो इस तरह के वाकया जो है माशरे के लिए एक लेसन है और हमें समझने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हम जो है चूक रहे हैं, कहाँ पर हमारी जो लर्निंग है, अपब्रिंगिंग है, कहाँ पर वो कमी पड़ रही है। एक मुआशरे के तौर पर ये सबके लिए गौर व फिक्र का लम्हा है। बहरहाल फिरदौस, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।